लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में आप सभी लोगों को पता है, हम लोग जो है यूपीएसआई 2021 में जो पेपर हुए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग 6 सेट को कर चुके थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और यूपीएसआई 2021 प्रीवियस ईयर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारे वीडियो पड़े हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो 13 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में पेपर हुए थे, यानी जो 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक पेपर हुआ था, और पोस्ट नाम देख लीजिए आप लोग, इसमें है एसआई सिविल 2021, और ये प्रश्न पत्र डिक्टो वही है जो कंप्यूटर बेस्ड कराए गए थे। हम लोग टोटल 54 शिफ्ट में पेपर कराए गए थे। सभी शिफ्ट के जो है यहाँ पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप यूपीएसआई को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को स्पेशली यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए, आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग इस वीडियो में जो है हिंदी के 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर जनरल हिंदी, इसके जो हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी बहुत कम समय में, मुश्किल से 18 से 20 मिनट में। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है। तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है, तो इसका विकल्प हम लोगों का सही है ऑप्शन नंबर बी, बंगला भाषा जो है वह मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, वह है परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। ये देख लीजिए, ये जो दूसरा प्रश्न है वह अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द से पूछा गया था। तो परंपरा से चली आ रही बात, उसे हम लोग कहते हैं अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, वह था इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें दिया था कि अध्येता कैसे लिखा जाएगा। ये देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी जो होता है उससे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका विकल्प हम लोगों का सही है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अध्येता जो है इस प्रकार लिखा जाता है। देख लीजिए, तो इसका विकल्प है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द इनमें से है ऑप्शन नंबर सी, अंक जो है यह तत्सम शब्द है। बाकी ये जो आक है और आंत है और अंजलि है, ये तीनों शब्द जो है तद्भव शब्द है। ठीक, देख लीजिए, आप लोगों के पेपर में तत्सम और तद्भव से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक वह अनुच्छेद दिया गया था। उसी अनुच्छेद को पढ़कर हम लोगों को उसी अनुच्छेद में से उत्तर ढूंढ के देना था। तो देख लीजिए आप लोग, इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, अनुच्छेद पढ़ लीजिए आप लोग। ये रहा अनुच्छेद, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जब इस अनुच्छेद को आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था। तो इसका विकल्प हम लोगों का जो सही था वह था ऑप्शन नंबर बी, महाराज जनक का जो है फकीरी का शौक था। जब इस अनुच्छेद को आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें सीधे सीधे आप लोगों का उत्तर निकल के आ जाएगा कि महाराज का जो जनक महाराज जनक थे, उनका शौक फकीरी का था। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी गद्यांश से पूछा गया था कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था। तो इसका विकल्प जो हम लोगों का सही था वह था विनम्र सेवक का। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था वह भी इसी अनुच्छेद से था। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं हो सके। तो इसका विकल्प हम लोगों का सही है, वह ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा, सांसारिक कार्य में। ठीक, ये तीनों प्रश्न जो है अनुच्छेद से संबंधित थे। तो ऐसे प्रश्न जितने भी होते हैं उनको जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आप लोग इससे संबंधित आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था वह था कि बांधा था विधु को किसने, इन जाल काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख
क्यों भरा हुआ है हीरो से, इनमें से पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार कि बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, मतलब जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही हो, असंभव को भी जहाँ पर संभव दिखाया जाए वहीं जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। बहुत बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पर बातें की जाए, जहाँ जो चीज़ें संभव ना हो उसको भी संभव बना दिया जाए, तो वहाँ पे होती हैं अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था वह था, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो इसका उत्तर हम लोगों का सही है, वह है ऑप्शन नंबर बी, आपदा जो है यह नदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये जो सरिता और निम्नगा और आपगा, ये जो तीनों जो है नदी के ही पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा। आपगा ये जो है, आपगा नदी का है, वहीं आपदा जो है वह नदी का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था वह था, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। ऑप्शन नंबर इसका सी सही था। समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, व्यष्टि होता है। देख लीजिए आप लोगों के पेपर में विलोम से भी प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देख लीजिए यह जिस भी कैंडिडेट का यह पेपर था उसने जो है ऑप्शन सी को चूज किया था, जो कि इसका उत्तर यह गलत हो गया, क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर माना है ऑप्शन नंबर बी मुल्ला दाऊद, जो कि सही भी है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। देख लीजिए यह वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया है। तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। तो कौन सी रचना ऐसी है जिसमें सांप्रदायिकता की त्रासदी है, वह रचना है तमस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो हम लोगों का अलंकार है वह है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देख लीजिए अभी हम लोग केवल 14 प्रश्न ही सॉल्व किए हैं, इसमें 2 प्रश्न हम लोगों को अलंकार से देखने को मिल गया है। तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, जितने भी टॉपिक हिंदी में दिए गए हैं उन सभी पर कमांड करना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जो स्टूडेंट यहाँ पर अच्छा स्कोर कर ले जाता है उसका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। यानी जो मुंशी प्रेमचंद थे, पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किस पत्रिका के संपादक थे। तो इसका विकल्प जो हम लोगों का सही था वह था ऑप्शन नंबर डी हंस, ठीक। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था वह था कि रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। तो किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। जो रामकृष्ण मिशन के द्वारा संचालित किया जा रहा था वह पत्रिका का नाम था समन्वय। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। पत्रिका का क्या नाम था, समन्वय, ठीक। ध्यान रखिएगा इसे आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 18 पूछा गया था वह है कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है वीर गति पाना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 पूछा गया था वह है कि भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भारत में भाषा के आधार पर पूछ रहा है कि पहला कौन सा राज्य जिसका गठन किया गया था, तो वह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका सी सही था। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो 19 पूछा गया था कि चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है। तो ये जो चंदायन है वह जो है चनैनी लोक कथा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था वह था इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। तो शत्रु का पर्यायवाची होता है अरि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
शत्रु का पर्यायवाची कौन सा होता है? वह होता है अरि। ठीक, देख लीजिए पर्यायवाची से भी आप लोगों के पेपर में सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 21 पूछा गया था वह था नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्यारा होना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देख लीजिए अभी तक ये दूसरा प्रश्न जो है सीधे सीधे मुहावरा से प्रश्न पूछा गया है। अभी तक हम लोग 21 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें 2 अलंकार के मिल गए हैं और 2 मिल गए हैं जो है मुहावरा का। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था वह था कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है नीरद। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगर नीरद लास्ट में द की जगह अगर यहीं पर ज हो जाता ना तो ये जो है कमल का पर्यायवाची हो जाता। ठीक, ये ध्यान रखने वाली बात है। जहाँ पर लास्ट में द दिखाई दे वहाँ बादल का वह पर्यायवाची है, अगर ज फार जहाज दिखाई दे तो वह कमल का पर्यायवाची है। देख लीजिए ये अभी तक पर्यायवाची से ये तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 23 पूछा गया था वह था निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो आप लोगों को पता है कि ये जो ह है वह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आप लोगों को पता है उसमें तीनों स आते हैं और ह आते हैं जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया था वह था इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन नंबर बी, ये जो प्राण है वह हमेशा जो है बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा और हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान में रखिएगा। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी शब्द जो है नित्य हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था वह था निम्न में से सही शब्द कौन सा है? तो पूछ रहा था इसमें कि कृतज्ञ कैसे लिखा जाएगा। देख लीजिए वर्तनी से अभी तक दूसरा प्रश्न पूछा गया है तो इसका विकल्प हम लोगों का सही था ऑप्शन नंबर ए। इसके पहले अध्येता पूछा था, अब जो क्वेश्चन नंबर 25 में कृतज्ञ पूछा है कि कैसे लिखा जाएगा। तो कृतज्ञ आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिस प्रकार ऑप्शन ए में दिया गया है वैसे ही लिखा जाता है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था वह था निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो जितने भी च वर्ग के 5 जो वर्ण हैं उनका उच्चारण तालु से होता है। तो च, छ, ज, झ, इया इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, तो उसमें ज भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगर आप लोग वर्णमाला को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे वर्णमाला को पढ़ना है, और पूरा हिंदी जो है बिल्कुल डिटेल से अपने भाषा में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर लीजिएगा। अगर हिंदी आप लोग सोचते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं तो आप लोग डेमो के रूप में इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिंदी व्याकरण के नाम से उसमें डेमो पढ़ा है, आप लोग उसे देख सकते हैं कि मेरा हिंदी पढ़ाने का क्या तरीका है। उसमें एक टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ समास, सबसे पहले आप लोग उसे देख लीजिएगा, आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि अगर हिंदी में ऐसे पढ़ लेता हूँ तो मेरा 40 में से 40 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 27 पूछा गया था वह था इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर सी, पवन। ठीक, बाकी ये जो पंख है और पारा है और पकवान है ये तीनों शब्द जो है तद्भव शब्द है। ठीक, देख लीजिए ये जो तत्सम और तद्भव से दूसरा प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वह है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोगों के हर शिफ्ट में साहित्य से और रस छंद अलंकार से भर भर के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, तो आप लोगों को इन सभी टॉपिक को विशेष ध्यान देना है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था वह था कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह मलयालम भाषा के लेखक को मिला था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। देखते जो क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था वह था हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी पता है आप लोगों को कि यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 31 पूछा गया था वह था इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है?
तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसका विकल्प जो हम लोगों का सही था वह था मैला आंचल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि मैला आंचल को लिखा था फणेश्वर नाथ रेणु ने। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था वह था इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है। तो पता है आप लोगों को भूगोल का विलोम होता है खगोल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देख लीजिए यह विलोम से जो है दूसरा नहीं तीसरा प्रश्न पूछा गया है। ठीक, एक एक शिफ्ट में ही एक एक चैप्टर से 3 3 4 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था वह था कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो पता है आप लोगों को सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देख लीजिए यह जिस भी कैंडिडेट का प्रश्न पत्र था उसने इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दिया है और उसने 5 को मार दिया था, उसका ये जो प्रश्न है गलत हो गया है। तो अगर प्रश्न में आप लोग जो है आता हुआ प्रश्न गलत करेंगे तो सीधे सीधे आप लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर 3 से 4 प्रश्न आप लोग आता हुआ किसी भी पेपर में गलत कर दिए तो वही लास्ट में हमें जो 3 से 4 प्रश्न हम आता हुआ गलत करते हैं वही हमें सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर कर देता है। ठीक, देख लीजिए कितना आसान ये प्रश्न था और इस स्टूडेंट ने गलत कर दिया था। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था वह था इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को पता है कि संचारी भावों की संख्या जो है 33 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देख लीजिए ये रस छंद अलंकार से सभी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो 35 पूछा गया था वह था कि जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। देख लीजिए जो ये अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द से ये दूसरा प्रश्न है। ठीक, तो जिनका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं अग्रज। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगर यहीं पे प्रश्न पूछा होता कि जिनका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तब हमारा जो विकल्प सही होता वह होता अनुज। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था वह था कि वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है। तो वीर रस में जो है ओज गुण की प्रधानता रहती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन से गुण की प्रधानता रहती है, वीर रस में ओज गुण। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था वह था कि आद्रक का तद्भव क्या है। तो पता है आप लोगों को कि ये जो आद्रक है यह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अदरक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देख लीजिए ये तत्सम और तद्भव से तीसरा प्रश्न है। अगर मैं बात कर लूँ अब तक इस शिफ्ट में तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि केवल 5 से 6 चैप्टर से जो है 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। अगर उसमें चैप्टर की बात करूँ तो विलोम से काफ़ी भर भर के प्रश्न देखने को मिले हैं, मुहावरा से मिले हैं, अलंकार से मिले हैं, साहित्य से मिले हैं, तत्सम और तद्भव से मिले हैं। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 38 पूछा गया था वह था कि कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है। तो पंचमा अक्षर कौन सा है, वह है म, क्योंकि म जो है सबसे अंत में आता है। प फ ब भ म पंचमा अक्षर मतलब जो अंत में खत्म होता है वही पंचमा अक्षर होता है। देख लीजिए वर्णमाला से तीसरा प्रश्न पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 39 पूछा गया था वह था हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देख लीजिए वर्णमाला से ये चौथा प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल गया है। आप लोगों को पता है वर्णमाला जो है जब हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ना शुरू करते हैं वह लगभग दूसरा चैप्टर ही है। ठीक, तो किसी भी चैप्टर को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, सभी चैप्टर को कमांड में बिल्कुल बना के जाना है। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 40 है इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आसमान का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए ये जो है पर्यायवाची से ये तीसरा प्रश्न पूछा गया था। देख रहे हैं आप लोग 5 से 6 चैप्टर से जो है देख लेंगे तो 20 से 22 प्रश्न देखने को मिल गए हैं आपके इस शिफ्ट में, जो 13 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। अगर उस चैप्टर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए वर्णमाला से आप लोगों के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। उसके बाद पर्यायवाची से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। विलोम से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। उसी प्रकार अलंकार से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। उसके बाद जो है ये हो गया आपका, फिर रस से देखने को मिले हैं, मुहावरे एवं लोकोक्ति से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, और अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द से भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, और तत्सम और तद्भव से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल गए हैं। यानी जो मैं ये 5-6 चैप्टर बता रहा हूँ इन्हीं 5-6 चैप्टरों से जो है 18 से 20 प्रश्न केवल एक शिफ्ट में देखने को मिल गए हैं।
तो इसके अनुसार ही आप लोग तैयारी कीजिए। अंत में अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट उसे लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोग एक सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, आपका केवल एक सब्सक्राइबर जुड़ेगा, लेकिन मेरे लिए वह एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। मुझे भी अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है, मुझे जो है और मेहनत आप लोगों के लिए करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।